अच्छा देखिए, अब हम देखेंगे कि हम कंपैरिजन टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि जैसे ये एग्जांपल है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n 2n+1। अब हमने एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ी है। देखिए, ये सीरीज़ आपके पास क्या नहीं है, ज्योमेट्रिक नहीं है। अगर सिर्फ 1/2n होता तो ये आपके पास क्या होती, ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2n+1। अब दूसरा क्या है, इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट में पहली बात तो सेटिस्फाई हो रही है क्या, ये कंटिन्यूस भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। क्यों, जैसे जैसे आप n की पावर्स बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर आपके पास क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्योंकि 2n किस पे अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। यह आंसर बड़ा होता रहता है। तो समथिंग ओवर मतलब नीचे बड़ा आंसर होता जाएगा, तो ये आंसर किसको अप्रोच करता जाएगा, ज़ीरो को अप्रोच करता जाएगा। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, कंटिन्यूस भी है, आपके पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। अब थर्ड क्या है, इसका इंटीग्रेशन लेना। देखिए, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है, आप देखें इससे इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है या कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, वैसे इस पर इंटीग्रल टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट इसे क्या करता है, इजी करता है। वो क्या कहता है कि हमें जी 1/2n+1। अब हमें इसकी क्या पता है, 2n की हमें पता है कि 2n ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और वो आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक, और कंटिन्यूस कैरिंग कन्वर्ज है या नहीं है। अब इसके लिए क्या मेथड है कंपैरिजन टेस्ट में। इन द कंपैरिजन टेस्ट देज कंपेयर अ गिवन सीरीज विद द सीरीज दैट इज़ नोन टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, रिमाइंडर्स, ये 1/2n क्वेश्चन को देखते हुए आपने कोई ऐसी सीरीज सोचनी है जिसका आपको पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो 1/2n+1। अब जाहिर है जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर क्या आता है, छोटा आता है। तो 1/2n+1 का आंसर क्या होगा, छोटा होगा, किससे, 1/2n। अब हमें इसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का पता है, और इसका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किस तरह हम इसे निकाल सकते हैं, 1/1 - r, और r इस केस में क्या है, 1/2। हमेशा 1/2 यानी सम 1/2 की फॉर्म में लेना है, जो भी अगर इस तरह आपके पास क्वेश्चन की डिनोमिनेटर में गिवन हो। ये ना हो कि आप इसे सिर्फ 2 ले लें r। इसमें मॉड्यूलस 1/2n लेस देन क्या आ जाएगा, 1। सिमिलर रीजनिंग कैन बी यूज टू प्रूव। अब ये बात समझ आ गई, हमें पता है कि जिस तरह डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, ओवरऑल आंसर क्या होता जाता है, आपके पास छोटा होता जाता है। या आपके पास किस तरह कंपैरिजन टेस्ट कि हमें इसकी कन्वर्जेंस पता है, अगर कोई बड़ी चीज़ कन्वर्ज कर रही है तो इसका क्या मतलब है, छोटी चीज़ भी आपके पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब आपको कंपैरिजन टेस्ट क्या, किस दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं क्या, कि अगर बड़ी चीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर बड़ी डाइवर्ज कर रही है तो इससे हमें नहीं पता कि वो छोटी डाइवर्ज करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्टेप वाइज कन्वर्ट कर रही है, कि उससे छोटी सीरीज़ भी आपके पास क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। और डाइवर्जेंस के केस में इससे ऑपोजिट है क्या, कि अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे बड़ी चीज़ भी आपके पास क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी। अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके पास क्या है, an लेस देन और इक्वल टू bn। अगर बड़ी चीज़ कन्वर्ज कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि छोटी भी आपके पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सीरीज़ के लिहाज से है कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज़ भी आपके पास क्या कर रही है, कन्वर्ज। लेकिन अगर बड़ी डाइवर्ज कर रही है तो हमें नहीं पता कि छोटी कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। सिर्फ कन्वर्जेंस के केस में ये होल्ड करता है कि बड़ी अगर कन्वर्ज करेगी तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। अब दूसरा क्या है आपके पास, और अगर डाइवर्ज करेगी हमें नहीं पता कि छोटी सीरीज़ या उससे जो छोटे आंसर दे रही है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अब दूसरा आपके पास क्या है, यही वाला an लेस देन और इक्वल टू bn। वैसे बुक्स वालों ने bn को छोटा ले लिया है, bn लेस देन और इक्वल टू an, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। अगर छोटी डाइवर्ज कर रही है, तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, कन्वर्जेंस के बारे में क्या है, अगर बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। और डाइवर्जेंस के बारे में क्या है, अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। अब क्या स्टेटमेंट है, सपोज दैट समेशन ए एंड समेशन बी एन आर सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स। किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ ये वो सीरीज़ जिनके ऊपर पॉजिटिव आंसर आता है, सिवाय अल्टरनेटिंग सीरीज़ के। इफ़ समेशन बी एन इज़ कन्वर्जेंट एंड ए एन लेस देन, यानी ये सीरीज़ छोटी है बी एन से, फॉर ऑल एन देन समेशन ए एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। सेकंड क्या है, इफ़ समेशन बी एन इज़ डाइवर्जेंट, यानी छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी आपके पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर बड़ी डाइवर्जेंट है तो छोटे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।
अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके हुए डिटरमिन वेदर द सीरीज समेशन 5/2n² 4n + 3 कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। बच्चे देखिए, क्वेश्चन को देख के आपने खुद सोचना है कि ये किस तरह बनेगी। अब ऊपर तो कोई न्यूमरेटर है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। अब नीचे कौन सी टर्म इनमें से है 2n² + 4n + 3, कौन सी चीज़ डोमिनेट कर रही है या किसका बड़ा आंसर आएगा n² का। तो इसको आपने किससे कंपेयर करना है 5/n²। फॉर लार्ज n द डिनोमिनेंट टर्म इज 2n², सो वी कैन कंपेयर द गिवन सीरीज विद द सीरीज समेशन 5/2n²। इसका क्या मतलब है 5/2n² + 4n + 3 लेस देन और इक्वल टू 5/2n²। अब फिर यहाँ पे यही चीज़ यूज़ हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली n की वैल्यू 1 लेंगे तो इधर आंसर बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा। डिनोमिनेटर में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है ओवरऑल आंसर डिवाइड होने के बाद छोटा आता रहता है। 5n² 5/2n² 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा आपके पास 5/2 समेशन 1/n²। पी सीरीज अप्लाई करें, एन पी की वैल्यू जब भी 2 है ग्रेटर देन 1 होगी तो ये कन्वर्ट करेगा। इसका क्या मतलब है बी एन का क्या मुराद है 5/2n²। ये कन्वर्ट कर रही है तो ये भी आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ट कर जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 2 जो आपने इंटीग्रल टेस्ट से किया है, देखिए एक क्वेश्चन के ऊपर एक से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई हो सकते हैं। अगर वो पिछली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने जितने भी मेथड पीछे पढ़े हैं, अगर कोई कैलकुलस में या एफएससी में, वो क्या होता है कि जैसे जैसे आपके पास क्या होता है कि अगले स्टेप्स आते हैं या अगले मेथड्स आते हैं तो पिछले कुछ क्वेश्चंस पे फेल होते हैं, सब पे फेल नहीं होते। उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हम नए मेथड करते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चंस भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं पिछले मेथड्स। अब जिस तरह इस सीरीज़ में टेस्ट दी सीरीज समेशन एन फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसको वैसे आपने इंटीग्रल टेस्ट से कर लिया है कि ये डाइवर्ज करती है, लेकिन हम इसे क्या कन्वर्जेंस के लिए देखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर n। क्या होगा, बड़ा आंसर होगा, वो कहते हैं किससे 1/n से। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ n भी और n भी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आंसर होगा, नीचे तो एक जैसे हैं, अगर इसका क्या मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ n की वैल्यू 1 2 3 जो भी पुट करेंगे इसका आंसर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा इसकी निस्बत। इसका क्या मतलब है, ये वाली सीरीज़ बड़ी है और ये वाली चीज़ क्या है, सीरीज़ छोटी है। आपने दो तरह के कंपेरिजन बनाने हैं कि जिस चीज़ का हमें पता हो वो सीरीज़ या तो छोटी हो या दूसरी से क्या हो, बड़ी। अब ये 1/n, अब इस अगर ये डाइवर्ज करती है तो इससे बड़ी चीज़ डाइवर्ज कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल लॉग ऑफ n/n डाइवर्ज कर रही है तो इसलिए 1/n भी कर रही है। मैंने वो अच्छी तरह पीछे बता दिया। अब यहाँ पे क्या है 1/n क्या है, पी सीरीज़ है, पी की वैल्यू क्या है 1, और दूसरे लफ्ज़ों में से हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं। अगर ये डाइवर्ज कर रही है, हमें पता है हार्मोनिक सीरीज़ या पी की वैल्यू जब 1 और डाइवर्ज करती है, ये डाइवर्ज कर रही है तो ये नेक्स्ट इससे बी एन वैल्यू भी क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रही है। फर्स्ट एग्जांपल क्या थी, जब बड़ी वैल्यू कन्वर्ज करेगी तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, जब छोटी डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी भी डाइवर्ज कर रही है। अब कंपैरिजन टेस्ट एक किसके लिए है, रेशो के लिए भी है। क्या कहते हैं, समेशन दैट सम और बी आर सीरीज़ विद पॉजिटिव टर्म्स, यानी दोनों सीरीज़ का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स। तो इनको जब डिवाइड करेंगे और n को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को, अगर तो कांस्टेंट आंसर आ जाए विच इज़ फाइनाइट नंबर एंड c ग्रेटर देन 0, यानी उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे, वो दोनों सीरीज़ या तो डाइवर्ज कर रही हैं। अगर उनमें से एक का पता हो कि वो डाइवर्ज कर रही है तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी, अगर एक कन्वर्ज कर रही है तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी। अब क्या डिटर्मिन वेदर दी स्क्वायर 2n² + 3n समेशन 5 + n की पावर 5। अब देखिए इसे पिछले मेथड से भी किया जा सकता है। इसमें से डोमिनेट टर्म कौन सी है 2n² और नीचे वाली टर्म में से डोमिनेट कौन सी है 5 की पावर 5/2, यानी ये वाली चीज़। इसको ए एन का नाम दे दिया, लेकिन हम ये वाले टेस्ट से ऐसे करके देखने लगे हैं। समेशन ए एन, इसे ए एन का नाम दे दिया और बी एन हमने खुद से बनाया है। डिनोमिनेट 2n² n की पावर 5/2। आप इसको पीछे इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देख लें इन दोनों सीरीज़ में कौन सी बड़ी वैल्यू और कौन सी छोटा आंसर देगी, लेकिन हम इसे इस मेथड से कर रहे हैं। क्या है ए एन बी एन 5 के, जो आपने आंसर देखना हो n की वैल्यूज़ पुट करके देख लें, 2 पुट करके देख लें या 3, इसने कैंसिल हो जाना है। 5 2 नीचे आ गया, ये ऊपर पावर है, नीचे आके माइनस हो गया 5/2, आंसर क्या आ गया 1/2। अब इसकी पी सीरीज़ है लेस देन 1 है, 0.5 आंसर आ रहा है 1/2, तो ये डाइवर्ज करेगी। तो ये ऑब्वियसली ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज। लेकिन हम पहले वो थ्योरम लगा लेते हैं। क्या है ए एन ओवर बी एन, ए एन के फैक्टर लिख दिया, बी एन कैंसिल आउट होके जो भी टर्म्स बच जाएँ वो आपके पास क्या बचता है 1 आंसर आता है। कांस्टेंट आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0 है। आप क्या कह रहे हैं हम कि बी एन क्योंकि डाइवर्ज कर रही है तो तब भी आपके पास ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी।
अभी तक जो आपने देखा है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखी है। आगे हम वही उसी तरह रिमाइंडर एस्टिमेट से क्या करेंगे कि इसकी सम फाइंड करेंगे कि हम इसका सम कैसे फाइंड करेंगे। अब वही चीज़ है, इफ़ वी यूज़ दी कंपैरिजन टू शो दैट ए एन कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन विद द सीरीज़ ये, क्योंकि अगर ये कन्वर्ज कर रही है मतलब ये कन्वर्ज कर रही है तो ये भी कन्वर्ज कर रही है। इसके लिए हमने किसका आर एन को किसका नाम दे दिया एस माइनस ए एन, यानी इनमें से जो टर्म्स बच रही हैं वो ए एन प्लस ए एन टू और टी एन को टी की टर्म्स का लिख दिया। ये मैंने पहले इंटीग्रल टेस्ट में बता दिया कि एस माइनस आई रिमाइंडर और ये वाली चीज़ आपके पास। अब क्योंकि ए एन छोटा था किससे बी एन से, तो इसका क्या मतलब है उसका रिमाइंडर का आंसर भी आपके पास छोटा आना चाहिए इससे जो रिमाइंडर इसका है बी एन का। इफ़ बी एन इज़ अ पी सीरीज़, अब इस सीरीज़ का क्योंकि हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं बी एन या तो हमें, क्योंकि हमने दो सीरीज़ अभी तक पढ़ी हैं, इंटीग्रल टेस्ट और दूसरा क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज़। अगर बी एन इंटीग्रल टेस्ट है तो हम जिस तरह उससे रिमाइंडर से थ्योरम से उसकी सम फाइंड करते थे, जो इसका होगा वही इससे क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। अगर बी एन ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो उसका सम जैसे हम फाइंड करते थे हम वैसे कर लेंगे। आगे आपके पास क्या है, यूज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स टू अप्रोक्सीमेट द सम ऑफ द सीरीज समेशन एस्टिमेट द एरर इंक्लूडेड। अब 1/n क्यूब प्लस 1, अब इसको ये वाले मेथड से करें। अब 1/n क्यूब प्लस 1 में डोमिनेट टर्म कौन सी है n क्यूब, तो 1/n क्यूब प्लस 1 लेस देन क्या हो जाएगी 1/n क्यूब। इसको p सीरीज़ है, n की वैल्यू क्या है p ग्रेटर देन 1, वही इंटीग्रल टेस्ट लगा के आपने इसे इसका आंसर क्या आता है 1/2n² tn की वैल्यू ये क्या है bn को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये सीरीज़ ए एन जो है लेस देन और इक्वल टू बी एन। ये सीरीज़ बी एन और बी एन के लिए आपने क्या यूज़ किया है टी एन। अगर कुछ और भी यूज़ करना चाहते हैं तो बस मुझे मेंशन कर दीजिएगा कि टी एन फॉर द कंपैरिजन सीरीज़ दिस और ए एन जो है वो किसके लिए आपके पास यूज़ हो रहा है। टी एन जो है वो लेस देन 1/2n², इसका आंसर क्या है 0.005। आर 100 का इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या ये इससे लेस है तो ऑब्वियसली ये बात इससे भी लेस होगी तो ग्रेटर होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.005। आगे बुक में उन्होंने इस एग्जांपल को इसके लिए 100 के लिए सॉल्व किया हुआ है इंटीग्रल टेस्ट ही अप्लाई करके इसके 1/n क्यूब प्लस 1 कि ये बात ठीक है कि नहीं। इसका जो आंसर आता है वो इससे 0.005 से छोटा ही है, वो उसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए था क्योंकि हम 100 टर्म्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 10 टर्म्स के लिए आप करके देख लें या 5 टर्म्स के लिए करके देख लें। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, पहले सारे क्वेश्चंस में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड करने को कहा है, मैंने सिर्फ आपको बताती हूँ इसे किस तरह करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये सीरीज़ दी हुई है n³/n⁴ आपसे क्या कहा है इसे फाइंड करें कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कंपैरिजन थ्योरम से। अगर ना भी मेंशन किया हो अब जिस मर्जी मेथड से कर लें, कंपैरिजन में अब कुछ चीज़ें हमारे पास ईजी हो जाती हैं। n³/n⁴ अब क्या है देखिए इसमें डोमिनेट टर्म कौन सी है, ऊपर न्यूमरेटर में n³ और नीचे वाले में डोमिनेट टर्म कौन सी है जो डोमिनेट कर रही है n4, n³/n4। अब ये ग्रेटर है या लेस, इधर n की वैल्यू 2 पुट करके देख लें, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, आपको आंसर से पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी, तो उस तरफ आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद क्या बच गया 1/n, n³/n⁴ अब ये देखिए लेस देन का साइन इस तरफ है, अगर ये डाइवर्ज करेगी तो ये आपके पास क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। कन्वर्जेंस के केस में क्या है, अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी कन्वर्ज करेगी, छोटी की कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं है कि अगर छोटी कन्वर्ज कर रही है तो बड़ी भी कन्वर्ज करेगी। 1/n क्या है आपके पास हार्मोनिक सीरीज़, ये डाइवर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास क्या कर जाएगी डाइवर्ज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपने क्या बनाएंगे n+1 n/n फैक्टोरियल, ये ग्रेटर देन है किससे, ऊपर डोमिनेट टर्म कौन सी कर रही है n और नीचे n × स्क्वायर रूट ऑफ n, ये n और n कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बच गया 1/n⁴ 1/2 लेस देन 1 है, डाइवर्ज करेगी तो ये भी आपके पास क्या कर जाएगा डाइवर्ज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है 9 3+, अब इन दोनों में से कौन सी डोमिनेट टर्म है, ऊपर n 9 और डिनोमिनेटर में 10 इसको देख लें n की वैल्यूज़ पुट करके किसका आंसर बड़ा आ रहा है किसका छोटा, ये आपके पास आंसर छोटा आ रहा है ये बड़ा आ रहा है। अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ही ये आपके पास क्या करेगी कन्वर्ज, क्योंकि हमने फाइंड कौन सी करनी है ये वाली चीज़ करनी है 9 9/10 इसको होल की पावर n, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ 9 को 10 पे डिवाइड करके देख लें r की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1, तो इसका क्या मतलब है ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी सीरीज़ आपके पास क्या कर जाएगी कन्वर्ज कर जाएगी। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर
9 समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर एन ओवर एन स्क्वायर प्लस 1। अब हमने डोमिनेंट देखनी है, डोमिनेंट टर्म कौन सी है। देखिए कॉस स्क्वायर का जो -1 से +1 के बीच आंसर आ सकता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो गया +1, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता उसका आंसर। डिनोमिनेटर में 1 ओवर एन स्क्वायर हमने वैसे लिख दिया, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 ओवर एन स्क्वायर। ये ना भी लिखें आप, सिर्फ डायरेक्ट यहीं से 1 ओवर एन स्क्वायर कर दें। अब ये आपके पास क्या पी सीरीज़ है, ये कन्वर्ज कर रही है, तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। बड़ी कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11 समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n - 1 n 4 की पावर n। आपने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। इनमें एक टर्म कौन सी है n, और नीचे कोई भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ये पूरे का रोल है n × 4 की पावर n। n और n कैंसिल, 1 ओवर 4 की पावर n। 1 ओवर 4 को डिवाइड करें तो ये वाली सीरीज़ आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। डिवाइड करने के बाद <1 है, ये कन्वर्ज कर रही है, तो ये भी आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर 10n n की पावर 1/2। आर 10n < क्या होगा, π/2 n की पावर 5। ये π/2 क्यों लिखा है बच्चे, देखिए 10 इनवर्स n की जगह जो भी पुट करें आपके पास आंसर क्या है, इसकी डोमेन रेंज क्या होती है 0 से π/2, या हम मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आना है आपके पास, π/2 आना है। इसके बीच जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे वो इससे क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक है, π/2 n की पावर, ये p सीरीज़ है 1.2 > 1, ये कन्वर्ज कर रही है, तो ये भी आपके पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर जाएगी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है 15 2 + -1 की पावर n n × स्क्वायर रूट ऑफ n। n की वैल्यू 1 पुट करें, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें, पहले हमने वो कंडीशन देखना है कि क्या था कि पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। क्या इस केस में पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। लेकिन n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। तो 2 - 1 आंसर क्या आ गया, 1, यानी ओवरऑल आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आ रहा है। n की वैल्यू 2 पुट करें, प्लस आंसर आ जाएगा, 2 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, 3। तो 2 + -1 की पावर n का आंसर हमेशा क्या होगा, इससे 3 ओवर n स्क्वायर। बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें, n की पावर 3/2। पी सीरीज़ है, n की पावर 3/2 > 1 है, ये कन्वर्ट करेगी, तो ये भी आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल स्क्वायर e की पावर -n। अब इसको an ये ले रही हूँ और bn ये ले रही हूँ, सिर्फ वो an ओवर bn वाला थ्योरम अप्लाई करने के लिए। आप इसी को bn लेके देख लें इन दोनों में से छोटा कौन सा बन रहा है, बड़ा कौन सा बन रहा है, फिर वही सीरीज़ अप्लाई करके देख लें। an 1 + 1/n स्क्वायर e की पावर -n, और bn को क्या ले लिया, सिंपल e की पावर -n। an ओवर bn 1 ओवर n स्क्वायर e की पावर -n, ये e -n कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ओवर n होल स्क्वायर। n को इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर 0 आना है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1 > 0। अब e की पावर -n आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसे 1 ओवर e की पावर n लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये कन्वर्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ट कर जाएगी। कन्वर्ट कैसे कर रही है, 1 ओवर e 1.2.7 आंसर क्या आ जाएगा, 1 <1 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन एरर फाइंड करने वाला देख लेते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, 10 टर्म्स को ऐड देखते हुए बताएं कि इनमें से कौन सी सीरीज़ को आप किस तरह फाइंड करेंगे। साइन स्क्वायर n, यानी ये बात ट्रू है या नहीं है। साइन स्क्वायर n ओवर n क्यूब < और = 1 ओवर n क्यूब। किस तरह हमने ये लिखा है, ये वाली सीरीज़ आपके पास गिवन थी कि साइन स्क्वायर का आंसर क्या आना है, +1 आना है, डिनोमिनेटर में n क्यूब। अब क्या करें, इनकी 10 टर्म्स का ऐड कर लें और इसकी 10 टर्म्स को, ठीक है। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आंसर क्या आ गया, 0.8 थ्रू 5। इन 10 टर्म्स को ऐड करके देखिएगा। अब r10 जो है, r10 किसके लिए, इसके लिए, और t10 जो है वो इसके लिए। 10 टू इन्फिनिटी 1 ओवर x क्यूब, आंसर t टू 10, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 200। ये आपने काफ़ी दफ़ा पीछे कर लिए, 1 ओवर 200। इसका आंसर क्या है, 0.005।